हेलो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड फ्यू अदर रिएक्शंस। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें पता है कि आफ्टर द रिलीज ऑफ H आयन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे विल गिव द कार्बोक्सिलेट आयंस। दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन एंड phenol, after the release of H ion, they will give phenoxide ions. This is phenoxide ion. अब हमने ये देखना है with the help of resonating structures कि कार्बोक्सिलेट आयन में और फिनोक्साइड आयन में ज्यादा स्टेबल कौन है। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा जिस से वो बना है उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। यदि हम कार्बोक्सिलेट आयन की पहले बात करें, कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। दिस इज फर्स्ट कार्बोक्सिलेट आयन। यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर इधर बॉन्ड पर शिफ्ट हो गया और ये ऑक्सीजन एटम पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलेट आयन का वो कुछ इस तरीके का होगा। जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल हो गया और जहां डबल था वहां पर सिंगल बॉन्ड हो गया। Let this structure number is 1 and this is second. अब यदि हम फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो फिनोक्साइड आयन का स्ट्रक्चर्स कुछ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिनोक्साइड आयन का, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर गया, नेक्स्ट ये इधर शिफ्ट हो गए और ये नेक्स्ट बॉन्ड पर, और यहां पर ये एज इट इज रहा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पर शिफ्ट हुए और बॉन्ड से एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गए, जिससे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया फिनोक्साइड आयन का कुछ इस तरीके से। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो एटम पर है ये बॉन्ड पर शिफ्ट करेगा और जो बॉन्ड पर है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वो एटम पर शिफ्ट कर जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके का, जहां पर इस एटम पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, देन फिर ये एटम से बॉन्ड पर शिफ्ट करेगा चार्ज और ये बॉन्ड से एटम पर शिफ्ट कर जाएगा और जो फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा फिनोक्साइड आयन का वो कुछ इस तरीके का होगा। इनको यदि हम नंबरिंग करेंगे तो ये थर्ड नंबर दे देते हैं, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड दिस इज सेवन। अब हमने पढ़ा है कि जिस आयन के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी स्टेबलाइजेशन उतनी ज्यादा होती है। उस तरीके से तो फिनोक्साइड आयन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो इसलिए फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। यदि ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब फिनोल ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। दिस इज बिकॉज यदि आप फिफ्थ, 6 और 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें तो इनमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है।
इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी में जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग नेग्लेजिबल है। तो इसलिए इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन वो लगभग 0 यानी नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। अब फिनॉक्साइड आयन के भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कार्बोक्सिलेट आयन के भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, परंतु कार्बोक्सिलेट आयन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर यदि हम बनाए तो वो कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज डीलोकलाइज्ड ओवर द 2 ऑक्सीजन एटम। इस डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल होता है, परंतु फिनॉक्साइड आयन के केस में क्या होता है, द चार्ज ऑन द ऑक्सीजन इज लोकलाइज्ड, फिक्स है एक एटम पर, इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी। दैट इज वाई जो कार्बोक्सिलेट आयन बिकॉज ऑफ delocalization of charge, the carboxylate ion is more stable. That is why carboxylic acids are more acidic than फिनोल। इसलिए फिनोल से ज्यादा एसिडिक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हम बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट का कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिडिक कैरेक्टर पर क्या इफेक्ट होता है। कार्बोक्सिलेट आयन को जो सब्स्टिट्यूएंट जितना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा वो उसके एसिडिक कैरेक्टर को उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं दे इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कैसे इंक्रीज करेंगे, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, दिस इज द कार्बोक्सिलेट आयन, और यदि इस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इस कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, यानी इस पर जो आयनिक कैरेक्टर है वो कम करेगा। दैट इज वाई जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा, और जितना ज्यादा कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी है उसका एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होता है। इसी तरीके से यदि हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है सपोज एक कार्बोक्सिलेट आयन पर, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कार्बोक्सिलेट आयन को, यानी इसके आयनिक कैरेक्टर को और बढ़ा रहा है, यानी इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। और यदि इसको डीस्टेबलाइज करेगा तो इसका मतलब उसका एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का कम हो जाएगा। यही कारण है कि यदि हम एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड को कंपेयर करें, दिस इज क्लोरो एसिटिक एसिड एंड दिस इज एसिटिक एसिड। यहां पर जो क्लोरो ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप है, ये क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट है इसका, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, सो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है।
जिससे जो कार्बोक्सिलेट आयन इससे बनने वाला है वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा। यदि ज्यादा स्टेबलाइज होगा तो इसका मतलब क्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू द एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि एसिडिक एसिड में जो एल्काइल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन जो इससे बनने वाला है उसको डिस्टेबलाइज करेगा, यानी एसिडिक कैरेक्टर को कम करेगा। इसीलिए हम ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई द क्लोरो एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। बिगर द alkyl group attached on the carboxylic acids, lesser is the acidic character। जितना बड़ा alkyl group होगा, bigger the alkyl group, lesser is the acidic character। यानी यदि आपके पास मीथेनोइक एसिड है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। यदि इथेनोइक एसिड है एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। यदि आपके पास प्रोपेनोइक एसिड है तो एसिडिक कैरेक्टर और कम हो जाएगा, एंड सो ऑन। यानी जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होता चला जाएगा, प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होता चला जाएगा। स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ग्रेटर इज द एसिडिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वाला सब्स्टिट्यूएंट होगा, एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यदि हम सपोज फ्लोरो एसिटिक एसिड की बात करें, एक क्लोरो एसिटिक एसिड यदि हम लें और ब्रोमो एसिटिक एसिड यदि लें, तो इन सब में, सभी हेलोजेंस में हमें पता है फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसलिए इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दैट इज वाई जो फ्लोरो एसिटिक एसिड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा देन क्लोरो एसिटिक एसिड, विच इन टर्न मोर एसिडिक देन ब्रोमो एसिटिक एसिड। इसी तरह से ग्रेटर द नंबर ऑफ माइनस आई सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर। जैसे सपोज यदि हम बात करें, एक हम फ्लोरो एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं, एक हम डाई फ्लोरो एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं, और एक है ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड। सो ऑब्वियसली यहां पर 3 फ्लोरो ग्रुप है जिनका माइनस आई इफेक्ट है, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन को ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। दैट इज वाई जो ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा देन द डाईफ्लोरो, विच इन टर्न द मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड। जो आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के साथ साथ कम होता चला जाता है, और ये हमने पढ़ा है कि आफ्टर द 3 कार्बन एटम जो आई इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए यदि हम ब्यूटेनोइक एसिड की बात करें, सपोज वी हैव अल्फा क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड एंड दिस इज बीटा क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, and third one will have the gamma chlorobutanoic acid। यहां पर अल्फा क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड में क्योंकि हैलोजन एटम कार्बोक्सिल ग्रुप के बिल्कुल साथ वाले कार्बन पर है, तो यहां इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होगा। दैट इज वाई जो अल्फा क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड है इसका एसिडिक कैरेक्टर
बीटा क्लोरो से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर जो हेलोजन एटम है वो इससे डिस्टेंस पर चली गई है, और यहां पर जो गामा है इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो सबसे कम होगा। यानी अल्फा क्लोरो का सबसे ज्यादा, बीटा का उससे कम, और गामा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो सबसे कम होगा। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एलिफेटिक के केस में होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं दे इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप decreases the acidic character of aromatic carboxylic acids। जो सब्स्टिट्यूएंट का जो इफेक्ट होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इनका जो इफेक्ट होता है वो पैरा पोजीशन पर ज्यादा मार्क्ड होता है, ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है देन एट द मेटा पोजीशन। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर मोर मार्क्ड at para position than at meta position। मेटा के कंपैरेटिवली जब वो पैरा पे होते हैं तब उनका इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है, लेकिन जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स होते हैं are more acidic whatever be the nature of substituent। चाहे सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ ऑर्थो इफेक्ट। इसको हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। एंड दिस ऑर्थो इफेक्ट इज प्रोबेबली ड्यू टू स्टीरिक और स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ये जो ऑर्थो इफेक्ट का कारण है वो स्टीरिक और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से ये ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड शो करते हैं। कुछ एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज वी हैव द 4 कंपाउंड, वन इज द बेंजोइक एसिड, सेकेंड वन इज द orthotolvic acid, next is the metatolvic acid, and fourth one is the paratolvic acid। Let this is compound number 1, this is 2, third and this is fourth। एक स्टेटमेंट ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हमने अभी लिखा है कि ऑर्थो इफेक्ट के कारण जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होते हैं दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड व्हाट एवर बी द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, एसिडिक कैरेक्टर को कम करने वाला होता है। परंतु ऑर्थो इफेक्ट की वजह से
जो ऑर्थोटॉल्विक एसिड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। अब हम बात करेंगे इन 3 कंपाउंड्स की 1, 3 एंड 4। इनमें 2 में जो एसिडिक जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो मिथाइल ग्रुप है, यानी एसिडिक कैरेक्टर को कम करने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेंजोइक एसिड है उसका एसिडिक कैरेक्टर टॉल्विक एसिड से ज्यादा होगा, यानी इसके बाद नंबर 1 बेंजोइक एसिड आ जाएगा। अब यदि मैं 3rd और 4th को कंपेयर करूं, हमने अभी पढ़ा है कि जो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट होता है वो पैरा पोजीशन पर वो जब होते हैं तब ज्यादा इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, एसिडिक कैरेक्टर को कम करने वाला है, दैट इज वाई जब ये पैरा पे होगा तो एसिडिक कैरेक्टर को ज्यादा कम करेगा, यानी यहां पर लास्ट में जो कंपाउंड आएगा वो 4th आएगा और 3rd फिर कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। इसी तरह से यदि हम एक और एग्जांपल लें, सपोज वी हैव बेंजोइक एसिड, देन ortho-nitrobenzoic acid, then meta-nitrobenzoic acid and para-nitrobenzoic acid. This is one second compound, let this is 3rd one and this is 4th compound. अब ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया नंबर 2। अब इन कंपाउंड्स में नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। नाइट्रो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो बेंजोइक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाने वाले होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगा, यानी जो बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर है वो सबसे कम होगा। अब बाकी रहे 3rd एंड 4th। हमने पढ़ा है कि जब सब्स्टिट्यूएंट पैरा पे होता है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, यानी पैरा पे जब नाइट्रो ग्रुप होगा तो एसिडिक कैरेक्टर को ज्यादा इंक्रीज करेगा इंस्टेड दैट एट द मेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4th और 3rd में से जो 4th का एसिडिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा 3rd से, यानी यहां पर नंबर 4 आ जाएगा और यहां पर नंबर 3rd आ जाएगा। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करती है। रिएक्शन विद द एक्टिव मेटल लाइक सोडियम। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, सपोज यदि हम इथेनोइक एसिड की बात करें, इसके पास ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो जैसे अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, उसी तरीके से ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं और साथ में सॉल्ट बनाएंगे। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 2 और 8। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जैसे हम यदि कार्बोक्सिलिक एसिड, एक सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ले, सपोज इथेनोइक एसिड, इट विल रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिडिक नेचर का है, ये बेस है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी सॉल्ट मिलता है और साथ में वाटर। ये आपको सॉल्ट मिलेगा, यहां से ये वाटर रिलीज हो जाएगा ऐसे, और साथ में आपको सॉल्ट मिलेगा, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। इसी तरह से
reaction with metal carbonates and bicarbonates, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। सपोज सोडियम बाइकार्बोनेट की यदि हम बात करें, पहले सोडियम कार्बोनेट जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं के साथ जब रिएक्ट करेगा देन इट विल प्रोड्यूस द सॉल्ट along with the decarboxylation, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगी और साथ में वाटर मिलेगा। यानी इसको यदि हम बैलेंस करें ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो गया। इसी तरह से जब सोडियम बाइकार्बोनेट जो एक बेसिक सॉल्ट है के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन इट विल प्रोड्यूस द सॉल्ट along with the liberation of carbon dioxide and water. This reaction is used to test the carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट करने के लिए हम ये रिएक्शन करते हैं, क्योंकि जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट आप एसिड में डालते हैं तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस होते हैं। दिस इज इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is due to the brisk effervescence। बहुत तेजी से एफर्वेसेंस होते हैं जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस को बताता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड से इजीली बना सकते हैं। जैसे यदि हम एनहाइड्राइड्स की फॉर्मेशन की बात करें, सपोज इथेनोइक एसिड को जब आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है के साथ हीट करते हैं तो यहां से डिहाइड्रेशन इस तरीके से हो जाती है एंड इट विल गिव द एनहाइड्राइड। अब ये एनहाइड्राइड इसका नाम क्या होगा? ये इथेनोइक एसिड से बना है, ये इथेनोइक एसिड है तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। कॉमन सिस्टम में इसको एसिटिक एसिड कहते हैं तो इसलिए कॉमन नेम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एसिड एसिड क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट कर एनहाइड्राइड्स बनाते हैं। अब ये इथेनोइक एसिड है, ये इसका डेरिवेटिव इथेनोआइल क्लोराइड को जब आप ट्रीट करते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में, यहां से HCl रिलीज होगा एंड इट विल गिव द इथेनोइक एनहाइड्राइड। पिरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि ये जो HCl यहां पर बनता है इसको कंज्यूम करना जरूरी है। अदरवाइज ये क्या करेगा, ये इस एसिटिक एनहाइड्राइड को वापस हाइड्रोलाइज कर देगा उसके कंपोनेंट्स में। दैट इज वाई यहां पर माइल्ड बेस की प्रेजेंस जरूरी होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट यदि हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड्स को भी कार्बोक्सिलिक एसिड से इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। वो हम लोग करते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर कार्बोक्सिलिक एसिड की, या कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl5 के साथ ट्रीट करके, या कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl3 के साथ ट्रीट करके। थायोनिल क्लोराइड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो ये बिल्कुल वही रिएक्शन है जो अल्कोहल की हमने थायोनिल क्लोराइड के साथ की थी, यानी अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ करके एल्काइल हैलाइड्स देते हैं, उसी तरीके से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो थायोनिल क्लोराइड के साथ एसिड क्लोराइड्स देंगे, प्लस साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस रिलीज करती है। उसी तरीके से PCl5
they will give the thionyl chloride plus phosphorus oxychloride and HCl, और PCl3 के साथ ये हमें एसिड क्लोराइड प्लस फास्फोरस एसिड देते हैं. They will give the phosphorus acid. Carboxylic acid, when treated with the ammonia, they first give the ammonium salt and then finally they on heating they loses water and they will give the amides. For example, if we have the benzoic acid, जब इसको अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाता है then it will first give the ammonium salt of carboxylic acid, यानी अमोनियम बेंजोएट आपको मिलेगा. और जब इसको आप हीट करेंगे तो यहां से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी वाटर रिलीज होगा एंड देन फाइनली इट विल गिव द बेंजामाइड. यदि हमारे पास थैलिक एसिड हो, सपोज इस टाइप का कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड एज अ थैलिक एसिड. इसको जब आप अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको अमोनियम सॉल्ट मिलेगा, अमोनियम थैलेट, विच ऑन हीटिंग दे लूजेस वाटर मॉलिक्यूल और दोनों ग्रुप अमाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे. विच ऑन फर्दर हीटिंग दे लूजेस अमोनिया, यहां से अमोनिया लूज होगा एंड दे विल गिव थैलेमाइड. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थैलेमाइड. इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड हेल्वोल्हार्ड ज़ेलेंस्काई रिएक्शन देते हैं जिसको हम HVZ रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन्स होते हैं. दैट इज व्हाई दे विल गिव सच टाइप ऑफ द रिएक्शंस. सपोज यदि हम बात करें इथेनोइक एसिड की, इथेनोइक एसिड को जब आप क्लोरीन और रेड फास्फोरस के साथ ट्रीट करते हैं तो अब ये देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उस पर ये हाइड्रोजन है, यानी ये असेंशियल कंडीशन है. केवल वही कार्बोक्सिलिक एसिड HVZ रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है. तो क्या होगा फिर, यहां से ये अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और आपको सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, यानी अल्फा क्लोरो इथेनोइक एसिड. ये रिएक्शन यहां स्टॉप नहीं होती है जब तक कि इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन आगे कैरी होती रहती है. यानी फिर क्लोरीन और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में फिर यहां से HCl रिलीज होगा और आपको डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड मिलेगा. आफ्टर देन अगेन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में क्लोरीन रिएक्ट करेगा एंड इट विल गिव द ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड. हमें पता है कि जो COOH ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इसलिए ये रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के टूवर्ड्स डीएक्टिवेट करता है. अब देखते हैं कि कैसे डीएक्टिवेट करता है. सपोज यदि हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. ये रिंग विड्रॉइंग नेचर का होता है, सो रिंग विड्रॉ करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पर शिफ्ट हो गए और यहां से ऑक्सीजन पर. तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा, यहां पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया, ये बॉन्ड एज इट इज रहे, यहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया
और यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट कर जाएगा, जिससे जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें पैरा पोजीशन पर प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करेगा तो अगेन ऑर्थो पोजीशन पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां और ये यहां पर, तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा हमारा उसमें कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आएगा। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में यदि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 और 4 को देखें तो ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर और अगेन ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ऑर्थो और पैरा पर। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ऑर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए अब इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? मेटा पोजीशंस पर, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा के कंपैरेटिवली ज्यादा है। दैट इज व्हाई दे आर मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। अब क्योंकि ये कार्बोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो पूरे रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। दैट इज व्हाई जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है रिंग पर वो कम हो जाएगा। मींस इट इज ऑल्सो डीएक्टिवेटिंग द रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देता है। कौन कौन सी? जैसे रिएक्शन विद ब्रोमीन, बेंजोइक एसिड when treated with the bromine in the presence of a Lewis acid, that is FeBr3, then जो ब्रोमीन होगा वो किस पोजीशन की तरफ ये डायरेक्ट करेगा ब्रोमीन को? डेफिनेटली मेटा पोजीशंस पर, यानी आपको मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड कंपाउंड मिलेगा। इसी तरह से इट विल ऑल्सो अंडरगो द नाइट्रेशन। बेंजोइक एसिड ऑल्सो अंडरगो द नाइट्रेशन। नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ few drops of concentrated sulfuric acid. The नाइट्रोनियम आयन, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है? नाइट्रोनियम आयन। वो किस पोजीशन पर जाएगा? डेफिनेटली इट विल गोज टू द मेटा पोजीशन, यानी आपको मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड मिलेगा। बट जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दे डू नॉट शो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है? बिकॉज जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COH ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग and also it combines with Lewis acid to form a complex जिसकी प्रेजेंस में, ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में होती है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप
उसी के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। दैट इज वाई जो बेंजोइक एसिड होते हैं दे विल नॉट अंडरगो द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। थैंक यू।